जय हिंद। ये उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी की मुखालफत करते हैं। भाषा है, ठीक है, नहीं, लेकिन वो बजाय आप बात बिना बता रहे हैं, संस्कृत वो के ही बहुत सारे 1900 कंप्यूटर में काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। क्या आप संस्कृत को लिंक लैंग्वेज बनाने में व्यक्तिगत योगदान करना चाहेंगे? जब सफाई अकेले सरकार नहीं कर सकती तो संस्कृत भी सिर्फ सरकार के भरोसे कैसे बचेगी? बच्चों के ग्लोबल बनाने के इस दौर में संस्कृत को लेकर खौफ क्या वास्तविक है या जो राजनीति है उसकी मंशा कुछ और है? भावुकता से नहीं, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या संस्कृत अंग्रेजी की जगह लिंक लैंग्वेज बन सकती है? नहीं मिल रहा है। संस्कृत का अवशेष का संस्कृत का भूगोल भी नहीं मिलेगा। कौन है वो, कहाँ से वो आया? सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक कह दिए इनको, इतिहासकार और समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह। सबको पता है दारू पे ही तो जीता हूँ, दर्द में ना हूँ जो बिना आपके नहीं, अपनी पीऊ किसी के बाप की नहीं। I'm one bottle down, पी लो मेरे साथ में, दिन में सोता हूँ, बॉडी करूँगा। की बात करें उसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक आदमी बोल रहा था, एक आदमी लिख रहा था, कहीं उस बीच में तो हेर फेर नहीं है। जिस तरह से जो उनके वेद हैं उसको लेकर भी, उसकी प्राचीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भाषा पहले आप लोग की माने, जो बड़े इतिहासकार हैं, जो बड़े शिक्षाविद हैं, जो बड़े भाषाविद हैं, वो कहते हैं कि पहले पाली भाषा थी। तो इसको लेकर किस तरह की आप लोग की नई रिसर्च है, वो किस तरह का काम कर रही है? इसमें देखिए कोई विवाद नहीं है। कहा जाता है कि गीता कृष्ण ने बोला है, तो कोई बतावे कि क्या कृष्ण संस्कृत बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे कृष्ण, कि गीता कृष्ण का बोला हुआ है? और जिस समय कृष्ण रहे भी होंगे उस समय क्या संस्कृत भाषा थी? जहाँ तक वेद की बात है तो वेद की भाषा वैदिक भाषा माना जाता है कि वैदिक भाषा है। तो संस्कृत का कोई भी शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र ईसा से पहले का नहीं मिलता है। तुम्हें तो चप्पलें पढ़ना चाहिए। पहली बात तो यह है, भाषा सीखो वो बात अलग है, लेकिन अभिमान अपनी मातृभाषा पे होना। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपकी अभी जो टिप्पणी आई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 का समर्थन करता हूं, और ये सचमुच बहुत पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए था। बहुत लंबा समय बीत गया। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि संस्कृति के विकास के लिए, संस्कृत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आगे बढ़ाने के लिए जो ये उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, इसके लिए पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 ड्रीम संस्थान थे अभी तक जो केंद्र सरकार जिनका वित्त पोषण करता था, जिनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। दूसरा लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। तीसरा तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। केंद्र सरकार इनका वित्त पोषण तो करती थी जरूर, लेकिन कई केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। इसके पहले भाषा के आधार पर 2 और विश्वविद्यालय बने थे, और वो विश्वविद्यालय थे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। एक बना था मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन संस्कृति भाषा का यूनिवर्सिटी नहीं बना। जबकि हमारे पास महाविद्यालय संस्कृति के जो महाविद्यालय पूरे देश भर में
120 सामान्य विश्वविद्यालय और 16 संस्कृत विश्वविद्यालय और इनमें 1000 के लगभग महाविद्यालय संबद्ध है। 10 लाख छात्र अध्ययनरत और इतनी बड़ी संख्या में महाविद्यालय होने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इनमें से किसी को नहीं मिला था। और सचमुच माननीय मंत्री जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इसकी बहुत बड़ी चिंता की। हमारे देश में संस्कृत भाषा का एक बहुत लंबा इतिहास है। 5000 साल पुरानी हमारी ये भाषा है और माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद संस्कृति भाषा का उदय हुआ था। संस्कृत भाषा का उदय प्राचीन ऋग्वेद काल में हुआ, क्योंकि इसी काल में विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे गए थे तथा इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। इन वेदों को लिखने वाले प्राचीन ऋषि आर्यन थे। इसी कारण इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा कहा जाता है और मैं मानता हूं कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। ये देवों की भाषा है। जिस तरह से देवी देवता अमर है, उसी तरह से संस्कृत भाषा भी अमर है। संस्कृत का विकास 2 चरणों में हुआ। एक वैदिक संस्कृति, जिसमें हमारे वेद, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि लिखे गए। दूसरा पाणिनि रचित संस्कृत, जिसमें अनेक अलौकिक ग्रंथ जैसे अभिज्ञान, शकुंतलम, पतंजलि आदि लिखे गए। हिंदू धर्म से संबंधित सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे तथा यज्ञ, अनुष्ठान आदि संस्कृत भाषा में भी आज भी हो रहे हैं। विद्वानों की शोध के अनुसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा का प्रभाव विश्व की लगभग 97% भाषाओं में है, ऐसा प्रमाण है। नासा के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा सकता है तथा इस भाषा के उपयोग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती, ऐसी उन्होंने शोध किया है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत भाषा में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका सक्रिय रहती है। ये अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से राहत मिल जाती है। संसार की लगभग 98% से अधिक भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। ये सचमुच हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है, ये उसी पर आधारित है पूरी तरह से। सभापति महोदय, संस्कृति का प्रभाव सभी भारतीय भाषाओं पर तो है ही, इसके साथ साथ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इंडोनेशिया की भाषा, इस्लामिक भाषा की संस्कृत का भी प्रभाव है। संस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं, भारत की ज्ञान परंपरा एवं उसकी आत्मा है। भारत की प्राचीन और वर्तमानता का एक सेतु है। वह विज्ञान हो, तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो, स्थापत्य हो, खगोल शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, योग हो या आयुर्वेद, धातु शास्त्र हो, इन सब में संस्कृति ने अपनी एक नई दिशा दिया है। हमारे पास जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब ने संस्कृति भाषा को राजभाषा बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था संविधान सभा में, और उस समय पर बंगाल के लक्ष्मीकांत मैत्रा, असम के नसीरुद्दीन अहमद, चेन्नई के सुब्बाराव, टीटी कृष्णाचार्य जी, कर्नाटक के सीएम पुनाचा जी, ऐसे महान विभूतियों ने इसका समर्थन भी किया था। लेकिन कुछ लोगों ने अंग्रेजी भाषा को लेकर के विरोध भी किया। तब बाबा साहब ने कहा था कि भले हिंदी को राजभाषा बनाया जाए, किंतु हिंदी भी संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए। ये बात उस समय पर आई थी। दुर्भाग्य है कि राजनीतिक कारणों से संस्कृति का विकास रोका गया, क्योंकि ये देववाणी थी। दुनिया में भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली तो इन्हीं वेद पुराणों की वजह से, इन्हीं के ज्ञान की वजह से। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे और जिस तरह से जब उन्होंने उसका संबोधन किया था, पूरी दुनिया ने उनके संबोधन को स्वीकार किया
और ये विश्व बंधुत्व का जो भाव है वो हमारी संस्कृति से निकला। वसुधैव कुटुंबकम, ये तमाम सारे जो शब्द हैं, आज ये इसमें संसद परिसर में दीवारों में जो श्लोक लिखे हैं वो सारे श्लोक संस्कृत में लिखे और इतने वर्ष लग गए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए। अब ये 3 जो हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटियां हैं, इनको अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा अभी मंत्री जी बीच में कह रहे थे कि इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम अपने देश के संस्कृति का जो एक वैज्ञानिक प्रयोग है, जो उसका एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न रिश्ता है, हमारी संस्कृति उसके साथ जुड़ी हुई है। और सचमुच हमें तो सब कुछ मिला है इससे। हमें संस्कृति दी इस भाषा ने, संस्कार दिए, आध्यात्म दिया, अक्षरों का ज्ञान दिया, पूजा पद्धति तथा योग साधना दिया। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, और सचमुच देश तभी आगे जाएगा जब हम इन भाषाओं का भी पूरा तरह संरक्षण करेंगे, इनके ज्ञान का वर्धन करेंगे, बड़ी संख्या में इनको साथ लोगों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास, और अब संस्कृति का भी पूरा विकास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन मैं अपने, हालांकि सभी राजनीतिक दलों के वक्ताओं ने समर्थन किया है, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ बातें जो टिप्पणी के तौर पर आई हैं, जैसे बंगाल का मामला आया, मैं समझता हूं कि इसमें उन सब चीजों को जोड़ना उचित नहीं होगा। और जिन लोगों ने कहा कि ये ठीक है गणेश डीएमके के हमारे साथियों ने जिस तरह से कहा कि ये संस्कृति, तो वो सब सारी चीजें इसमें नहीं होना चाहिए। और मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद गणेश सिंह जी।